DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं 68 BPSC में रैंक 110 लाया हूँ और मुझे रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट प्राप्त हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड आप लोगों को बता दूंगा। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में हुआ। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए तैयारी शुरू करी। मैंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया क्योंकि मुझे उस समय लगा कि अगर सेल्फ स्टडी में अगर ज़्यादा समय में दूंगा तो उसका आउटपुट ज़्यादा होगा। 2017 से लेकर 2018 तक मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की सिविल सर्विसेज के लिए। 2019 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में 0.5 मार्क्स से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहे, मैं नहीं हो पाया प्रीलिम्स। 2020 में मैंने फिर से वापस सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट किया। इस बार 5 नंबर से मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया। उसके बाद 2021 में जो मेरा प्लान बी मैंने कुछ एक्सप्लोर किए थे, जैसे कंबाइंड आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूपीएससी CDS एग्जामिनेशंस और अन्य एग्ज़ाम्स की मैं प्रिपरेशन करने लगा। उसके बाद CAPF 2021 में मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने BPSC में आने का मुझे जो इंस्पिरेशन था, मेरे फ्रेंड हैं जो रैंक 62 लाए थे 66 BPSC में, दयाशंकर मिश्रा। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि अगर मैं अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल BPSC में करूंगा और प्लान बी एक बार सक्सेस हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने प्लान है जो मेन सिविल सर्वेंट बनने का है उस पर मैं काम कर सकता हूँ। 67th BPSC में मेरा प्रीलिम्स 12 मार्क्स से नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। 68 BPSC मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई किया मैंने, उसके बाद मेंस क्वालिफाई किया और फर्स्ट मेंस था मेरा ये, और फर्स्ट मेंस में मैंने फाइनल सिलेक्शन ले लिया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था मेरे सिलेक्शन का कि मैंने जो 68 BPSC थी, ये किसी भी स्टेट सर्विस का या UPSC का मैंने आज तक जो 68 BPSC मेंस से पहले आज तक कोई मेंस अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तो मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था कि कैसा होगा, फर्स्ट टाइम हम मेंस लिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा नहीं था। BPSC ने पैटर्न भी बदल दिया था। लेकिन आज आप सबको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आई एम वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स इन मेंस एग्जामिनेशन and I'm among the top 15 scorers of mains examination of 68 BPSC. Unfortunately, मेरे जो interview marks हैं वो one of the lowest हैं among the selected candidates and I have scored only 60 marks in interview, and in the mains examination I have scored 485 marks. In general studies 2 I'm the second highest scorer with 161 marks, and general studies 1 160 marks and essay paper 164 marks. मेरा जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश करी थी कि इंटरव्यू इंडिपेंडेंट हो सके, क्योंकि इंटरव्यू में अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं फेस कर पाया। फिर भी मुझे डिसेंट रैंक और एक डिसेंट पोस्ट मिल गई और रैंक 110 आया और 485 मार्क्स मेरे मेंस में थे और एग्रीगेट मेरे 545 मार्क्स थे इंटरव्यू में लो स्कोर के कारण। प्रीलिम्स के बारे में काफ़ी टॉपर्स ने ऑलरेडी अपनी स्ट्रैटेजी बता चुके हैं। ये BPSC का मेरा सेकंड अटेम्प्ट था 68 BPSC, 67th में मेरा नहीं हो पाया था। 69 BPSC का भी मैंने रिसेंटली मेंस दिया है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जो मेंस एग्ज़ाम है BPSC का, इसका पैटर्न पूरा बदल चुका है। आप UPSC के लाइन्स पर पैटर्न हो चुका है। तो मैंने क्या किया था, मैंने कोई जनरल स्टडीज़ के लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया था। टेस्ट सीरीज़ मैंने लिए थे और वो टेस्ट सीरीज़ में ये था कि एक चैलेंज बहुत बड़ा है अपने आप में 68 BPSC के बाद जो पेपर कंप्लीट करना। तो मैं सभी कैंडिडेट्स को यही कहूँगा कि आप सबसे पहले अगर आप मेंस अटेम्प्ट कर रहे हैं BPSC का, तो आप कोशिश करिए कि आप टाइम बाउंड मैनर में 3 आवर्स में अपना पेपर कंप्लीट करें। सेकेंडली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने क्या किया था ना कि मैं न्यूज़पेपर वगैरह मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन इसी कारण से मैं अवॉइड करता था कि ओवर रीडिंग ना कर सकूँ न्यूज़पेपर की। क्योंकि होता क्या है कि हम न्यूज़पेपर जब खोलते हैं तो कई लोग होते हैं 2 आवर्स 2.5 आवर्स उसमें टाइम स्पेंड कर देते हैं। डेफिनेटली न्यूज़पेपर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। लेकिन मैं क्या करता था कि मैं जो द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें से मैं हेडलाइंस और एडिटोरियल पेज
और न्यूज़ पेज, उसमें से मैं टॉपिक्स बस अपने एक नोटबुक में लिख लेता था और उन टॉपिक्स को कवर करता था कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है उनके पीडीएफ से। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जो गवर्नर इशू है, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नर इशू पर अपने डिसीजंस दिए हैं, तो मैं उस पर अगले 10 दिन तक द हिंदू में आपको एडिटोरियल मिलेंगे। लेकिन आपको जब क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप उसे टैकल कर सकते हैं। आप बस गवर्नर इशू का हेडलाइन एक नोटबुक में लिख लीजिए कि तमिलनाडु गवर्नर इशू के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, केरला गवर्नर इशू के बारे में क्या जजमेंट है, और आप उसे कोई भी जो मार्केट में कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके मटेरियल से आप उसे सेल्फ स्टडी कवर करिए। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आप ओवर रीडिंग नहीं करेंगे न्यूज़पेपर का, और दूसरा ये हो जाएगा कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो मटेरियल होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपको पॉइंट फॉर्म में सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वेयर आज आप एडिटोरियल में अगर एक ही टॉपिक पर 10 से 12 एडिटोरियल आप पढ़िएगा सेम टॉपिक पर, नो डाउट आपका नॉलेज एनहांस होगा, लेकिन इससे ये है कि आपका जो टाइम स्पेंड आप कर रहे हैं ओवर रीडिंग की वजह से, उसे आप अपने अन्य सब्जेक्ट्स पर लगा सकते हैं। तो न्यूज़पेपर के बारे में ये कहा, आप एक टाइम बनाइए कि हाफ एन आवर में ही आपको न्यूज़पेपर ख़त्म करना है। डेफिनेटली न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक टाइम बाउंड मैनर में पढ़िए। आप प्रीलिम्स के लिए जो होते हैं पॉइंटर्स न्यूज़पेपर में आते हैं, उसमें आप कोशिश करिए कि आप एक अलग से नोटबुक बनाएं और प्रीलिम स्पेसिफिक न्यूज़ को आप लिखिए। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक्सपोसैट लॉन्च हुआ था, जनवरी के फर्स्ट वीक में इसरो ने लॉन्च किया था, तो आप प्रीलिम स्पेसिफिक इसमें आप लिख सकते हैं कि पीएसएलवी, कौन से पीएसएलवी ने इसे लॉन्च किया था। और थर्डली आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप कॉन्फिडेंस लेवल अपना रखिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मैटर करता है। आप कोशिश करिए कि जब आप जीएस का पेपर अटेम्प्ट करिएगा एक्चुअल एग्ज़ाम में और टेस्ट सीरीज़ में, कोशिश करिए कि आप टाइम बाउंड मैनर में 3 आवर्स 15 मिनट्स में आप टेस्ट सीरीज़ में मैक्सिमम कोशिश करिए विद इन 3 आवर्स 15 मिनट्स आप पेपर कंप्लीट करिए। इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी आपकी, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है, और इससे ये भी फ़ायदा आपको होगा कि आप एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में आप अपना टेस्ट लिखिएगा। 4th सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप मेरे हिसाब से ये है जो मेंस की स्ट्रैटेजी के लिए, कि आपको है ना, जो अब बीपीएससी का पैटर्न ऐसा हो गया है कि जीएस पेपर 1 में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड 38 मार्क्स के, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड 38 मार्क्स के, और स्टैटिस्टिक्स के 2 लॉन्ग आते हैं, और आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 10 आते हैं हिस्ट्री प्लस इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर्स से। तो आप कोशिश करिए कि आपको है ना जो 38 मार्क्स में है वो आपको जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है वो आप कोशिश करिए लिखने का। फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना मेंस दिया था 68 बीपीएससी का, तो बहुत कैंडिडेट्स को पता था कि G20 उस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो क्वेश्चन था कि G20 का रिलेशन पूछा था, इंडिया का जो रोल होगा G20 समिट में, ग्लोबल साउथ को कैसे वो प्रमोट कर सकता है, ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को, और अपने चैलेंजेस को ओवरकम कैसे कर सकता है G20 समिट से। तो कई कैंडिडेट्स ने क्या किया, अगर सिग्निफिकेंस नहीं पूछा है G20 का तो आप मत लिखिए, इसमें आपको एक तो नंबर भी नहीं मिलेंगे, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप जब 38 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आप मिनिमम 3 टाइम्स उस क्वेश्चन को रीड करिए कि क्या पूछा है, जो पूछा है आप वही लिखिए। सेकेंडली, जब आप क्वेश्चन 3 बार आपने रीड कर लिया है तो 2 मिनट का समय निकाल कर आप रफ पेज में एक बार उसका एक फॉर्मेट बना लीजिए कि हमें इंट्रोड्यूस कैसे करना है। उसके बाद आप मतलब पॉइंटर लिख लीजिए कि G20 का सिग्निफिकेंस अगर आपको कोई क्वेश्चन में पूछा गया है ग्लोबल साउथ के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप वेरियस डायमेंशन कवर करिए, जियो स्ट्रैटेजिक, जियो पॉलिटिकल, उसके बाद कल्चरल इंपॉर्टेंस ग्लोबल साउथ और G20 का। तो इससे क्या होगा ना, आपका डाइवर्सिफाइड आंसर लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है कि आप कोशिश करिए कि जो बॉडी और जो कंक्लूजन होता है उसे आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए, और पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन जो है वो आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए और कंक्लूजन जो है वो आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए। लेकिन बॉडी को प्रेफर करिए, आप हाफ सनरे डायग्राम बना दीजिए या कोई मैप्स वगैरह के माध्यम से, ताकि आपका आंसर जो है वो लोगों से डिस्टिंक्ट लगे। और पैनिक नहीं होना है, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने जब दिया था 68 मेंस का जो एग्ज़ाम था, उसमें एग्ज़ाम हॉल में ही था और पेपर सबमिट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे 10 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के गलत हो गए। तो मुझे उस टाइम तो लगा कि अरे 10 मार्क्स बहुत होते हैं, लोग कहते हैं जिसका स्टैटिस्टिक्स अच्छा होता है वही उसी का सिलेक्शन होता है, 72 on 72 चाहिए ही स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरा है कि जब मुझे वो बात
लगी कि मेरा 10 मार्क्स रॉन्ग हुआ है स्टेटिस्टिक्स में, मैंने कोशिश करी नेक्स्ट डे जो मेरा GS2 का और एसए का पेपर था मैंने कवर करने की कोशिश की। और यही वन ऑफ द रीजंस है कि बहुत कम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 160 प्लस मिला है GS पेपर 2 में। तो आप कोशिश करिए कि एग्ज़ाम हॉल में अगर आप कोई ब्लंडर कमिट करते हैं किसी पेपर में, तो आप उस दूसरे नेक्स्ट डे के पेपर पर उसका इफेक्ट नहीं होने दीजिए। वो उसको एक मोटिवेशन की तरह लीजिए आप, ताकि आपको आर्टिकल्स वगैरह जितना डाल सकते हैं वो डालिए GS पेपर 2 में, ऐसे वगैरह में। और जो 8 मार्क्स के आंसर्स होते हैं आपको GS पेपर 1 और GS पेपर 2 में, आप कोशिश करिए कि आप हाफ सनरे डायग्राम बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे टाइम में मैंने जब 68 मेंस दिया था तो आपको बिरसा मुंडा रिवोल्ट से क्वेश्चन आया था, तो आप हाफ सनरे डायग्राम बनाइए 8 मार्क्स के आंसर में, उसमें लिखिए 3-4 पॉइंट्स लिख दीजिए, इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, फिर उसके लिख दीजिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, और फिर उसका लिख दीजिए व्हाट इम्पैक्ट इट हैड ऑन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो आप 9 इससे 3 पॉइंट आप कॉजेज में लिखिए, 3 पॉइंट आप सिग्निफिकेंस में लिखिए, 3 पॉइंट आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज में लिखिए। तो आप 8 मार्क्स के आंसर में अगर आप 9 पॉइंट्स दे देंगे तो मुझे नहीं लगता आपसे बेटर आंसर कोई लिख पाएगा। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके 8 मार्क्स आंसर में आजकल के पैटर्न पे जो BPSC जिस हिसाब से पूछ रही है। और उसके बाद आप GS पेपर 2 पर आते हैं। GS पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्हें 130s मिला है, 140s मिला है और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मुझे 161 मिला है GS2 में। और मेरा ऐसा मानना है GS2 ऐसा पेपर है, आपको 15 शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं और 5 लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं। तो आपको 64 या 65 पेज का बुकलेट मिलेगा, विदिन 3 आवर्स आपको कंप्लीट करना है। तो आप कोशिश करिए, अब जनरलाइज्ड आंसर नहीं लिखिए बहुत ज़्यादा GS पेपर 2 में, क्योंकि आपको उससे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर पॉलिटी से कोई क्वेश्चन है तो आप कोशिश करिए कि आप आर्टिकल्स कोट कर रहे हैं, ARC रिकमेंडेशंस कोट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स कोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हम दिए थे तो एक क्वेश्चन था GS पेपर 2 में कि रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स इन बिहार। तो इसमें आप है ना बहुत जनरलाइज लिखिएगा ना, तो एग्जामिनर जो होगा उसको आपका पेपर डिफरेंट नहीं लगेगा। तो आप कोशिश करिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आप एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दीजिए कि बिहार के जो पॉलिटिकल पास्ट में क्या क्या हुआ है और कैसे मतलब कास्ट एक वन ऑफ द मेजर डोमिनेंट फोर्सेस है बिहार के पॉलिटिक्स में। तो अब जितना उसको लाइवली बनाइएगा उस आंसर को, वो बेटर रहेगा। इकोनॉमिक्स में खास कर अब डेटा डालिए, बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे बहुत अच्छे से पढ़िए। आई थिंक इट इज़ वो एक बहुत अच्छा सोर्स है बिहार गवर्नमेंट की स्कीम्स का। आप उसमें अपना एक नोट्स बना लीजिए 12-15 पेज का। आप जैसे अगर ह्यूमन रिसोर्सेज से नोट्स बना रहे हैं तो आप हेल्थ के 5 स्कीम याद कर लीजिए, आप एजुकेशन के 5 स्कीम याद कर लीजिए, स्किल डेवलपमेंट के 5 स्कीम नोट्स बना लीजिए। इससे ये होगा आप ये सारी चीज़ें जब यूज़ करिएगा ना आपके आंसर में, तो आपका आंसर जो है डिफरेंट लगेगा लोगों से। तो पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, रीसेंट न्यूज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे टाइम में 68 के टाइम में एक क्वेश्चन आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि रिसेंटली अभी केशवानंदा भारती जो केस है उसके आपको 50 ईयर्स आपको कंप्लीट हो गए हैं उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के। तो ये क्वेश्चन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर आप न्यूज़पेपर से थोड़ा टच में हैं। तो आप उसमें जो लक्ष्मीकांत में शंकरी प्रसाद केस के बारे में दिया गया, गोलकनाथ केस के बारे में दिया गया, आप ये सारे जजमेंट्स डालिए सुप्रीम कोर्ट का क्या है, फिर अपना आंसर लिखें। साइंस एंड टेक में आप कोशिश करिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब एक बार देखिए। KBC नैनो की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स पे, उससे एक आइडिया आप लगा सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे कि रेपिटेशन तो क्वेश्चंस का नहीं आता है, खास करके पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैंने 69 का मेंस दिया था तो नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन BPSC 2-3 बार पहले भी पूछ चुकी है। फिर आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है, रिवोल्ट ऑफ 1857 BPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, संथल रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हिस्ट्री और साइंस एंड टेक के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर उससे कर सकते हैं। और पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा ट्रेंड अब बदल गया है। अब आएंगे ऐसे पर। तो ऐसे देखिए, BPSC का जो ऐसे है, मेरा ऐसा मानना है कि UPSC आपको 3 घंटे में आपको 2 ऐसे लिखने को लिए देता है, लेकिन आपको BPSC जो है वो 3 घंटे में 3 ऐसे आपको लिखना है। तो आप कोशिश करिए ऐसे जो आप लिखिएगा ना उसे भी आप लाइवली बनाइए। जैसे मैंने जो रैंक 1 थे शुभम कुमार सर UPSC के, उनका मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। वो कैसे एनेक्डोट से शुरू करते थे अपना ऐसे, तो इससे एग्जामिनर जो होता है उसे इंटरेस्ट आता है, आप उससे वो बोर्ड नहीं होता है आपका ऐसे पढ़ते वक्त। तो कोशिश करिए कि ऐसे वगैरह आप लिख रहे हैं तो आप सारे डायमेंशंस कवर करिए। जैसे आप अगर आप वुमेन के बारे में लिख रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो आप पेस्टल रूल बना लीजिए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल, स्पोर्ट्स, इस सब आप सारे डायमेंशंस कवर करिए। इस चीज़ का सिग्निफिकेंस बताइए
उसके बाद आप चैलेंजेस बताइए हर डायमेंशन में और इसका वे फॉरवर्ड बताइए। तो ये एक अच्छे ऐसे का यही एक बहुत बड़ा आपको ये पहचान होती है एक अच्छे ऐसे की, कि आप डायमेंशंस बहुत कवर करिए। ये नहीं कि आप मतलब अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बात कर रहे हैं तो आप नारी शक्ति वंदन योजना जो एक्ट है उसके बारे में लिख रहे हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप कोशिश करिए कि ऐसे को जो मटेरियल है मार्केट में, जो विजन IAS को जो मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है ऐसे के स्टडी मटेरियल, आप उसको देख के पॉइंटर्स अपने बना सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी जो सेक्शन 3 में जो BPSC का ऐसे आता है जो बिहार स्पेसिफिक होता है, और जो आपको जो प्रोवर्ब्स या आपको मुहावरे पर आता है, उसके लिए आप है ना थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए कि वो फिलोसफिकल ऐसे होता है। तो आप है ना, कई टॉपर्स हैं, आपको UPSC के टॉपर्स वगैरह हैं, उनके ऐसे कॉपीज़ आप एक बार पढ़ लीजिए कि कैसे उनका स्टाइल है, वे ऑफ लिखने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं कहना चाहूँगा आपसे कि GS पेपर 1, 2 और 2 में और ऐसे में आप थोड़ा सा अपना प्रेजेंटेशन पर काम करिए और थोड़ा स्पेसिंग दीजिए। ऐसा माना जाता है, लोगों में एक परसेप्शन है कि आपको हैंड राइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं मैटर करता है या प्रेजेंटेशन नहीं करता, आपका कंटेंट मैटर करता है। मैं इस बात को 100% इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप ही को अगर कोई आप एज एन एग्जामिनर आप अपने आप को अज्यूम करिए, अगर आपको कोई पेपर चेक करने के लिए देगा और आपने बस पैराग्राफ फॉर्म्स में लिखा है, आप उससे ज़्यादा नंबर देंगे या जो पॉइंट फॉर्म में या हाफ सन डायग्राम बनाया है, मैप्स बनाया, उससे ज़्यादा नंबर देंगे। तो एग्जामिनर का इंटरेस्ट आपको आना चाहिए आपको नंबर देते वक्त। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। थोड़ा प्रेजेंटेशन पर और नीटनेस पर और स्पेसिंग पर काम करिए, और कोशिश करिए कि पेजेस जो है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपको थोड़ा कम आता है, पेजेस कोशिश करिए सारे पेजेस भरने के, खास करके 38 मार्क्स में क्योंकि आपका पेपर इससे कंप्लीट लगेगा। अगर आपको कम आता है तो आप अपना फॉन्ट साइज, हैंड राइटिंग का एडजस्ट कर सकते हैं, कंप्लीट करिए। तो और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी मैं फाइनल ईयर LLB स्टूडेंट भी हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो होता क्या है ना कि हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ मतलब ख़त्म हो गया है, प्रिपरेशन फेज़ में बहुत सारा लो फेजेस आते हैं इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन आप कभी भी है ना, इससे आपको बैक ऑफ नहीं होना है। आप कोशिश करिए कि अगर आपने प्रिपरेशन शुरू की हुई है, आपको वो रीज़न मिल जाएगा ना। और कभी भी एक प्लान B रखिए, जैसे हमारा भी प्लान A है, UPSC सिविल सर्विसेज ही है। तो हमने एक टाइम बनाया था कि हम 2-3 साल उस पर ट्राई करेंगे, अगर वो हो रहा है तो प्लान B में स्विच करेंगे। प्लान B को एक बार अब जैसे हमने फुलफिल कर लिया है, तो उसके बाद हम प्लान A पे अब स्विच करेंगे। तो एक बार ये है कि प्लान B आपका जब अचीव हो जाता है तो प्लान A पे फिर स्विच करिए। और ये कोशिश करिए कि आप जो लिख रहे हैं या आंसर्स लिख रहे हैं, इसको अपना पीयर रिव्यू कराइए। टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोचिंग, अगर आपको लगता है, मुझे लगता था कि मुझे कोचिंग वगैरह की, क्लासरूम कोचिंग की ज़रूरत नहीं थी फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन से, लेकिन टेस्ट सीरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे सिलेक्शन में। मैंने UPSC के लिए भी मेंस की टेस्ट सीरीज़ ली थी और BPSC के लिए भी ली थी, क्योंकि मेरा शुरू से ऐसा मानना है, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपका 1 टाइम तो आपका PT निकलेगा, और आप कोशिश करिए उसी में आपका 1 टाइम PT में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। जैसे मेरे साथ हुआ था। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो 2 बार UPSC इंटरव्यू दिए हैं, 3 बार BPSC इंटरव्यू दिए हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पा रहा है। तो प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं रखिएगा कि हम प्री मेंस और इंटरव्यू के साइकिल से कभी नहीं हो पाएंगे। मैंने लिया है सिलेक्शन अपने फर्स्ट मेंस अपियर में और फर्स्ट इंटरव्यू में, और अपना कोशिश करिए कि आपका जो मेंस है वो आपका इतना अच्छा जाए कि आपका इंटरव्यू इंडिपेंडेंट हो जाए आपका सिलेक्शन, जैसे मेरे केस में हुआ था। क्योंकि अगर हमारा मेंस में स्कोर अच्छा नहीं रहता, अगर हम टॉप 15 टॉप 20 स्कोरर्स नहीं रहते मेंस में 68 BPSC के, तो मेरे इंटरव्यू के मार्क्स बहुत कम हैं। तो इससे क्या हो जाता है, मैं आपको लिस्ट से ही बाहर हो जाता। लेकिन गॉड्स ग्रेस से हर चीज़ मतलब अच्छा रहा, मुझे पोस्ट भी अच्छी मिल गई, रैंक भी डिसेंट मिल गई, और अब कोशिश करेंगे रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरे फ्रेंड्स का, मेरी फैमिली का खास करके और बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे सिलेक्शन में। अगर आपको कभी आपके लो टाइम्स आएंगे, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, हम 3 बार CDS का कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे, उसके बाद आपको NDA में भी 12th बेस पे कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे, CAPF में हमारा रिटन एग्जाम निकला था, बहुत अच्छे नंबर थे। तो बहुत लो पॉइंट्स आएंगे आपके उसमें, लेकिन उससे डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। आप उससे एक है ना लर्निंग लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, उस दिन आपको है ना, जैसे मेरा स्ट्रगल जो है वो बेसिकली तो UPSC का स्ट्रगल है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रगल BPSC प्लस UPSC का आप कहिएगा तो 5 ईयर्स का स्ट्रगल है। लेकिन इससे बहुत चीज़ें सीखने को मिली है।
अब मैंने बीपीएससी की प्रिपरेशन लास्ट के 1.5 ईयर्स में ही की है, और अब कोशिश करेंगे, आगे भी करेंगे। अपना आपको जो चाहते हैं वही करिए, सोसाइटी प्रेशर में नहीं करिए। कभी भी ये नहीं सोचिए कि हमारे अगर मतलब सोसाइटी हमें ये कह रही है तुम बैंक पीओ भर दो, बैंक क्लर्क भरो। हमारे साथ भी ये सब हुआ था, ठीक है। तो हम ये सब कभी फॉर्म भरे नहीं, क्योंकि हमको ये लगता था कि हम जिस चीज़ के लायक हैं वो आज न कल हमें भगवान देंगे, और आज गॉड्स ग्रेस की वजह से और मेरी मेहनत से और घर वालों के आशीर्वाद से आज मैंने अचीव किया है। आप मोटिवेटेड रहिए, और ये जो नोशंस है कि नहीं एक बार में पीटी क्लियर होगा तो मेंस लिखने का चांस मिलेगा, ऐसा नहीं है। चांस नहीं लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है। मेंस में सिलेक्शन लेना है, इंटरव्यू में सिलेक्शन लेना है। और लास्ट में मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक डीकेटी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हें मुझे प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों को गाइड करने के लिए। थैंक यू।